हमने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम पर एप्लीकेबल किया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी एप्लीकेबल किया था। तो ये देखे थे कि टोटल वेव फंक्शन कोई भी ऑर्बिटल होते हैं, इसका ये देखे थे कि टोटल वेव फंक्शन याद कीजिए, टोटल वेव फंक्शन ये बराबर होता था किसके? ये बराबर होता था एंगुलर वेव फंक्शन इनटू रेडियल वेव फंक्शन, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता था। तो रेडियल वेव फंक्शन हम ये इसको आर से इंडिकेट करते थे, ये एन और एल पे निर्भर करता था, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पर एंगुलर वेव फंक्शन थीटा होता था, ये होता था एल एम, और फाई होता था, ये होता था एम। तो अब इन सबको मिला दो तो ये किसी भी ऑर्बिटल के टोटल वेव फंक्शन को इंडिकेट करेगा। तो हम लोग आज यहाँ पहले रेडियल वेव फंक्शन पढ़ेंगे। इसके संबंध में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसका हेडिंग है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसमें आपको टोटल वेव फंक्शन के बारे में जानकारी मिलेगा। अब ये होता है कि जैसे मान लो सपोज करो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए कोई एटम है। तो अगर मान लो सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां है, तो ये जो दूरी होती है यहां से इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की दूरी होगी, ये दूरी हमारा क्या कहलाता है? इसका जानकारी हमको मिलेगा क्या? रेडियल वेव फंक्शन में मिलेगा। और अगर मान लीजिए हम ये कर लेते हैं, इसको कोऑर्डिनेट्स में बांट लेते हैं, सपोज करो x हो गया, y हो गया, और ये मान लीजिए ये आपका हो गया z। तो यहाँ जो एंगल बनता है ये हो गए मान लीजिए थीटा और फाई। तो एंगल की जानकारी ये हमको मिलेगा किसमें? एंगुलर वेव फंक्शन में मिलेगा, और इस दोनों को मिला दो तो टोटल वेव फंक्शन का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या? रेडियल वेव फंक्शन। तो रेडियल वेव फंक्शन में सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? ये नाम देते हैं ऑर्बिटल। तो सबसे पहले ये करते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग electron in a space around the nucleus is called electron probability density, is called electron probability density, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और इसको हम लोग कैपिटल D से इंडिकेट करते हैं, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, या ये कहो कि जहां डेंसिटी अधिक होता है, उसको नाम दोगे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक होगा वही इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होगी। तो अब हम लोग कहते हैं कि एटम को हम स्फीयर मानते हैं। तो अब ये मान लेते हैं कि एटम हमारा क्या होता है? स्फेरिकल होता है। और अगर मान लीजिए एटम हमारा स्फेरिकल है और इसका थिकनेस ये कितने के बराबर हो? ये dr के बराबर हो। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इसके प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होगा, ये होगा d इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल।
देखो हम लोग ये स्फेरिकल सेल क्या होगा, ये होगा एक्सट्रीमली स्मॉल spherical cell of radius r and thickness dr। ये हम लोग एटम को क्या मान रहे हैं कि एक्सट्रीमली स्मॉल स्फेरिकल सेल होता है जिसका रेडियस r होगा और थिकनेस क्या हो जाएगा dr। तो अब इसका सरफेस एरिया और थिकनेस इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल आएगा और ये बराबर हो जाएगा साई स्क्वायर अपॉन इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr। ये हो गया क्या तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। तो अब यहां काउंट करेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां से कहां तक काउंट करोगे, r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू r, यानी r इक्वल टू 0 से लेकर r इक्वल टू r की दूरी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान हम लोग काउंट करेंगे। अब इसको अगर इंटीग्रेट करो तो ये हो गया r इक्वल टू 0, r इक्वल टू r और ये हो गया पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर dr। अब क्या करते हैं, अब ये हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं और इस डेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पर फाइंड करेंगे। तो अब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये करते हैं प्लॉट ऑफ आर एन एल, जहां एन होगा क्या, ये हमको इंडिकेट करेगा, ये बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और एल जो होंगे ये बताएंगे किसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर को अगेंस्ट आर एंड इसका रिलेशन क्या करेंगे, इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विद डी, इसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अराउंड ए पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम न्यूक्लियस। ये जो होगा ये हम काउंट करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसके एक एक्सिस पर r nl का वैल्यू होगा और दूसरे एक्सिस पर r यानी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस होगा और इसमें रिलेशन काउंट करेंगे किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काउंट करेंगे जो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर स्थित होता है। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब एक एक्सिस पर ये हम लोग r nl का मान लेते हैं और दूसरे एक्सिस पर क्या करते हो, r का मान लेते हो और एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। अब देखिए ये हो गया एक, हमने ये हो गया 0, r इक्वल टू, ये जो होगा ये r को इंडिकेट करेगा, ये होगा r10। अगर देखिए n का मान 1 होता है, l का मान 0 होगा तो ये बताएगा किसको, ये ग्राफ हो जाएगा किसका, 1s का ग्राफ हो जाएगा। अब दूसरा ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया r, ये हो गया r20, n का मान 2 और l का मान 0, ये इंडिकेट करेगा किसको, ये इंडिकेट करेगा आपको किसको, 2s को इंडिकेट करेगा। अब मान लो एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हो गया r30, n का मान 3 हो और l का मान 0 हो तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका, ये ग्राफ हो जाएगा 3s का ग्राफ
होगा। अब इस ग्राफ को अगर हम लोग देखते हैं, ये बताता है प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये इसको बताता है। इसका मान अधिक होना यानी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका मान क्या है? अधिक है। अब इस ग्राफ में देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट इंडिकेट करता है कि जब R का मान 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मैक्सिमम। पहला ये होगा इफ वैल्यू ऑफ R इज 0, और इस स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे क्या? मैक्सिमम। तो R ये इसमें भी इंडिकेट हो रहा है, इसमें भी इंडिकेट हो रहा है और इसमें भी इंडिकेट हो रहा है। तो देखो, जब R इक्वल टू 0 होता है तो ये इंडिकेट करता है किसको? न्यूक्लियस को। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहां होंगे? न्यूक्लियस में होंगे। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ये घटेंगे। और यह ये हो जाएगा एज R increases probability of finding electron decreases। अब ये है कि ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होगी? 0 होगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं पाए जा सकते। तो ये कह सकते हैं इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं था। अब दूसरा देखो, अब ये है कि देखिए ये ग्राफ नीचे आ रहा है 2s और 3s। इसके ग्राफ को अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी हो रहे हैं और निगेटिव भी हो रहे हैं। तो ये कह सकते हो कि प्लॉट ऑफ 2s एंड 3s shows that probability of finding electrons will be negative and positive both। ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं होंगे और निगेटिव भी होंगे। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होता है। मान लीजिए कुछ ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये 0 हो सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स never be negative, hence this plot is not acceptable। इसलिए ये प्लॉट जो होगा ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। या ये कह सकते हो कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को इंडिकेट नहीं करेगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रिप्शन सही नहीं करेगा। अब ये खत्म हो गया। अब यहां पर दोनों जो होगा ये कठिनाई था। तो अब ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव होता है तो ये हमारा क्या होगा? इमेजिनरी क्वांटिटीज होता है। तो अब जो ग्राफ प्लॉट किया गया ये RNL पे नहीं बल्कि क्या किया गया? R² NL का ग्राफ R के अगेंस्ट खींचा गया। तो अब दूसरा एक ग्राफ प्लॉट किया गया और ये था क्या? तुम्हारा प्लॉट ऑफ
square NL against R and its relation with electron probability density D around a point at distance R from nucleus। अब देखो दूसरा चेंज किया गया है कि R के जगह अब हम लोग R स्क्वायर NL लेते हैं और दूसरे एक्सिस पर क्या लेते हैं, ये हम क्या लेते हैं, R लेते हैं और फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका ग्राफ हम लोग फिर से प्लॉट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो फिर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे 1s का 2s का और 3s का, लेकिन इस बार R NL नहीं बल्कि R स्क्वायर NL लेंगे। चलिए ये हो गया R स्क्वायर 1 0 0, ये हो गया क्या आपका R। ये इस तरह से ग्राफ आया, ये हो गया 1s का। अब देखो दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हो गया R, ये हो गया R स्क्वायर 2 0, यानी ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया आपका किसका 2s। ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ये इस तरह से ग्राफ आएगा, ये हो गया 2s का और फिर ये हो गया 0, ये हो गया R, ये होगा R स्क्वायर 3 0। अब ये इस तरह से ग्राफ आएगा, ये हो गया 3s का। अब मान लीजिए ये ग्राफ देखो क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहला तो देखिए एक तो कठिनाई इसमें से दूर हो गया और ये कठिनाई ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 2s और 3s के लिए निगेटिव आ रहे थे, तो अब ये वैल्यू निगेटिव नहीं है, तो ऑलवेज क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पॉजिटिव। तो ये बता रहा है देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स will always positive। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, हमेशा पॉजिटिव हो गए। चलो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर देखो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम व्हेन r इक्वल टू 0, यानी जब r का मान 0 होता है वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। और r इक्वल टू 0 इंडिकेट करता है किसको, न्यूक्लियस को इंडिकेट करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ये 0 कभी नहीं हो सकते। तो दूसरा यहां ये इंडिकेट कर दे रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स is maximum at r equal to 0 और r equal to 0 ये बताता है किसको, न्यूक्लियस को। यानी न्यूक्लियस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये मैक्सिमम होंगे। ये हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये भी प्लॉट हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मान को इंडिकेट सही नहीं करेंगे। तो देखो जब हमने R NL अगेंस्ट R इसका ग्राफ प्लॉट किया तो दो कठिनाई थे। एक कठिनाई था कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम आता था कब, न्यूक्लियस में, जब R का मान 0 होता था।
दूसरा ये आ रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे थे। हमने एक चेंज किया कि r nl के जगह r स्क्वायर nl का यूज किया, तो जो वैल्यू नेगेटिव आ रहा था वो पॉजिटिव आ गया, यानी एक कठिनाई तो दूर हो गया। लेकिन दूसरा जो कठिनाई था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट r इक्वल टू 0, यानी न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी। ये अभी तक क्या होगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये जानते हैं कि ये चीज संभव नहीं है। अब हम लोग करते हैं क्या कि स्क्वायर कर लिए, एक डिफिकल्टी दूर हो गया। अब यही तो कठिनाई था कि जब r इक्वल टू 0 था तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम था। तो अब ये करते हैं कि अब एटम को हम लोग ये करते हैं कि कुछ दूरी पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड नहीं बल्कि न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग काउंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग काउंट करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी of finding electron in a small spherical cell of thickness dr at a distance of r from the nucleus। देखो यहां पर r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू r काउंट करते थे। अब स्क्वायर किए थे तो निगेटिव वैल्यू क्या हो जाता था, पॉजिटिव हो जाता था। अब ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन r इक्वल टू 0 नहीं बल्कि न्यूक्लियस से r डिस्टेंस के बाद करेंगे। तो हम लोग देखो मान लेते हैं ये हमारा ये कंसंट्रिक स्फेरिकल सेल हो गया, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये हो गया देखो n, ठीक। यहां से ये दूरी हो गया क्या, r, ठीक। ये दूरी हो गया क्या, ये हो गया dr। तो यहां से यहां तक का रेडियस हो जाएगा कितना, r प्लस dr। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहां से काउंट नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देखो इस रीजन में काउंट करेंगे। तो इस रीजन में अगर काउंट करेंगे तो हो सकता है कि r इक्वल टू 0 से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो होंगे ये क्या हो, ये कुछ दूरी पर शिफ्ट कर जाए। तो सबसे पहले क्या करोगे कि इसका हम लोग वॉल्यूम ज्ञात करते हैं। तो ये मान लो कि लेट अस कंसीडर 2 concentric sphere having radius r and दूसरे का क्या हो जाएगा r प्लस dr और यही मान लो एंड वॉल्यूम बिटवीन देम इज dv। मान लो इसके बीच का वॉल्यूम अगर मान लीजिए dv है तो dv बराबर होगा, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो बड़ा क्या हो गया 4/3 पाई हो गया r प्लस dr का क्यूब, इसमें से घटा दो 4/3 पाई r क्यूब, इसको घटा दो।
अब देखो ये हो गया 4/3 पाई कॉमन हो गया, ये तोड़ दो r² प्लस 3r³ प्लस 3dr³ प्लस 2r² प्लस 2 ये हो जाएगा r² माइनस r³। देखो इसको तोड़िए a प्लस b के होल क्यूब में, ये देखिए ये कैंसिल हो गया। और दूसरा ये होता है, ये हो जाएगा dr³ एंड dr², ये हो जाए a², ये हो जाएगा a³ प्लस b³, ये हो जाएगा b³ प्लस 3a²b, ये हो जाएगा 3a²b, ये हो जाएगा, ये होता है a प्लस b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस ये हो जाएगा 3a²b प्लस 3ab²। तो dr³ एंड dr² is very small, so it considered negligible। ये जो होंगे ये क्या होंगे, नेग्लिजिबल माने जाएंगे। अब ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई इंटू ये हो जाएगा 3r² dr, 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 पाई r² dr, ये हो जाएगा किसका, इस क्षेत्र का क्या हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, इस क्षेत्र का वॉल्यूम हो जाएगा। अब ये है कि द रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स radial in a small radial cell, electron in a small radial cell of thickness dr, ये हो जाएगा आपका कितना r²nl इंटू dv, और ये हो जाएगा आपका r²nl dv की जगह रख लो क्या 4πa² dr। अब इसका जो होगा ये प्लॉट लेंगे, तो अब ये हो जाएगा आपका r=0 से r=r r²nl और इंटू ये हो जाएगा 4πa² dr। अब ये बताएगा क्या, with the radial probability of change of density of electron at a point may be obtained by plotting 4πa² dr into r²nl। अब इसका ग्राफ हम लोग r के अगेंस्ट क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, और तब क्या करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अगर r²nl इंटू 4πr² dr वर्सेस r, इसके ग्राफ को हम लोग नाम देते हैं क्या, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यही ये कर सकते हैं, ये करते हैं प्लॉट ऑफ r²nl इंटू 4πr² dr वर्सेस r इज कॉल्ड, इसको नाम देंगे क्या कहेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी। ये कहलाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। अब ये हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में जानकारी देगा। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कुछ ग्राफ प्लॉट किए हैं। इस बार हमने ये किया था
कि ये हमारा एटम को हम दो कंसेंट्रिक स्फीयर माने थे और इसकी डिस्टेंस ये था न्यूक्लियस r और इसका ये था क्या डिस्टेंस dr। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा ये हो जाएगा आपका r प्लस dr। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में यानी dr जिसका रेडियस है इस वॉल्यूम में काउंट करते हैं, या कहो कि न्यूक्लियस से r दूरी पर काउंट करेंगे। हमने ये देखा था कि इसका वॉल्यूम आ गया था क्या 4 पाई r स्क्वायर dr। तो 4 पाई r स्क्वायर dr इंटू r स्क्वायर nl अपॉन r, इसके बीच हम ग्राफ प्लॉट किए तो 1s का ग्राफ इस तरह का आया, 2s का ग्राफ इस तरह का आया, 2p का ग्राफ इस तरह का आया, 3s का ये ग्राफ था, 3p का ये ग्राफ था और 3d का ये ग्राफ था। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस रीजन में काउंट करेंगे कि कहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मान मैक्सिमम है। अब जरा 1s के ग्राफ को देखो। सबसे पहले अगर हम 1s के ग्राफ को अगर देखते हैं या 1s ऑर्बिटल का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो देखो क्या आ रहा है, r इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ये दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो जब r का मान 0 होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। दूसरा क्या है कि एज वैल्यू ऑफ r इंक्रीजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे देखो r का मान बढ़ता है या न्यूक्लियस से दूरी बढ़ता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। और r मैक्सिमम कहाँ हो जा रहा है, 0.529 एंगस्ट्रम पर, इसको मान लो हम R1 मान ले रहे हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आ जा रहा है, 0.529 एंगस्ट्रम पर। याद करो जहां हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़े थे तो ये क्या होता था, यही वैल्यू क्या होता है, ये होता है फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट के बराबर होता है, ठीक उसी के क्रॉसपॉन्ड होता है। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटता है। तो ये हो जाता है लास्ट में, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 एट r कहाँ होगा, इंफिनिटी। यानी इसको हम लोग ये देखो ये हो जाएगा 2r1, ये यहां से यहां r1, यहां से यहां r1, यानी 2r1 के बाद ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। ये इसको हम इंफिनिटी कहते हैं। अब ये 1s का ग्राफ हमको इतना जानकारी दिया कि r इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0। जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और जब r का मान 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाता है। ये बोर्स के फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट के इक्विवेलेंट आता है। बोर्स का फर्स्ट ऑर्बिट की भी दूरी 0.529 एंगस्ट्रॉम थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे, और जब r इक्वल टू इंफिनिटी होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये क्या होंगे, ये 0। ये हमको 1s को इंडिकेट करता है।
अब देखो वेव मैकेनिकल मॉडल से भी यही वैल्यू आया, बोर्स एटॉमिक मॉडल से भी जो हो गई यही वैल्यू आए। तो लेकिन दोनों के मान में कहने के तरीके में अंतर होता है। बोर्स ने ये कह दिया कि न्यूक्लियस से 0.529 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यानी इन्होंने सीधा पॉइंट लोकेट किया कि नहीं इतने ही दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। लेकिन अगर हम वेव मैकेनिकल मॉडल से इसको इंडिकेट करें या एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से r=0 से 0.529 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, लेकिन 0.529 एंगस्ट्रॉम पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये क्या होंगे, ये मैक्सिमम होंगे। और इस तरह से ये एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट नहीं करता है। तो ये ग्राफ हमको बताता है क्या 1s के प्लॉट से इतनी जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो यहाँ ये 1s के ग्राफ से हमको पता चलता है। अंतर क्या था, अंतर को भी नोट कर लेते हैं। जैसे मान लो ये सीधा कह दो अकॉर्डिंग टू बोर्स, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन present at a distance of 0.529 angstrom from nucleus। और वेव मैकेनिकल मॉडल क्या कहेगा, ये कह देगा अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल ये बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम 0 to 0.529 एंगस्ट्रॉम, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम आर मैक्सिमम, इसको हम लोग कहेंगे आर मैक्सिमम। ये था 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं 2s ऑर्बिटल का ग्राफ। अब देखो 2s ऑर्बिटल के ग्राफ में भी देखो अगर r का मान 0 होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये काफ़ी कम होंगे। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कितना हो जाता था 2r, पुनः प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैक्सिमम। और ये यहाँ पर आकर ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, ये बराबर होता है किसके, 5r1 के। लेकिन यहाँ पर ये देखो ये हो गया 2r1, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो गया, ये 0 हो गया। और ये जानते हैं कि जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मान 0 होता है उसको नाम देते हैं क्या, नोडल प्लेन। तो 1s के प्लॉट में देखते हैं कि कोई ऐसा प्लेन नहीं था जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो, 0 हो। लेकिन 2s के ग्राफ में ये देखते हैं कि 2r डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और पुनः ये मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 5r1 पर। तो ये देखो ये होता है 2r1, यहां पर ये हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और 5r
ये हो जाएगा फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या होंगे, ये 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, मैक्सिमम हो जाएगा। और जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मान 0 होता है, जिसको नाम देते हैं क्या, नोडल प्लेन कहेंगे। और ये नोड को हम लोग नाम देते हैं क्या, ये नाम देते हैं रेडियल नोड कहते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ रेडियल नोड एट 2s, ये क्या हो जाएगा 1। 1s के केस में क्या हो रहा था, ये हो रहा था 0 हो रहा था। अब देखो फिर आते हैं 3s ऑर्बिटल में। अब देखिए 3s ऑर्बिटल का जो ग्राफ था, देखो एक यहाँ पर, एक बार यहाँ नोडल प्लेन हो गया, एक बार यहाँ जो होंगे ये क्या हो गए, नोडल प्लेन हो गए। तो 3s ऑर्बिटल में ये क्या हो जाएंगे, रेडियल नोड की संख्या हो जाएगी कितनी, 0, 2। फिर उसी तरह p ऑर्बिटल में देखो कोई नोडल प्लेन नहीं है 2p ऑर्बिटल में। फिर देखिए 3p में ये क्या हो गया, एक नोडल प्लेन हो गया। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड, इसके लिए एक सूत्र होता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड ये बराबर होता है n-l-1। n बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l बराबर हो जाएगा किसके, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होगा। n बराबर होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, l बराबर होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर के। जैसे मान लो 3s ऑर्बिटल के लिए काउंट करो तो n का मान हो जाएगा कितना, 3l बराबर 0। तो 3 - 0 - 1 ये हो जाएगा क्या, 2 रेडियल नोड। और इस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्बिटल में रेडियल नोड की संख्या को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब एक चीज और है कि यही जो नोड आता है बीच में, ये इलेक्ट्रॉन के वेव्स नेचर को भी इंडिकेट करेगा। क्योंकि जिस तरह से वेव्स में एक ये क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, दूसरा गर्त होता है, और इसके बीच में ये हमारा क्या होगा, 0 पॉइंट आता है। तो ये नोड का पाया जाना ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी इंडिकेट करेगा। अब यहां देखो 2p और 2s के ग्राफ को देखो, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर 2p इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली लेस देन दैट फॉर 2s इलेक्ट्रॉन। 2s इलेक्ट्रॉन का ग्राफ देखो, ये क्या है, अधिक ऊंचाई पर है, और अधिक जो होगा ये क्या है, p के अलावे क्या है, ये शार्प है। इसका मतलब ये हो गया कि 2s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा या न्यूक्लियस की ओर अधिक पेनिट्रेट करता है, या 2s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा अधिक नजदीक होंगे और इनके इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन का फोर्स अधिक कार्य करेगा। इसलिए 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होगी। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये कह रहे थे कि द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर 2p इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली लेस देन that of 2s electron, that of 2s electron, a small additional peak for 2s electron indicates that
indicates that 2s electron penetrates a little closer, penetrates a little closer to the nucleus, to the nucleus than 2p. Hence 2p orbital has more energy than 2s इलेक्ट्रॉन। यह जो होगा या 2s देन 2s ऑर्बिटल, तो इसका पेनिट्रेशन 2s का न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक अधिक होने के कारण 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इस पर अट्रैक्शन का फोर्स अधिक वर्क करेगा, 2p पर अट्रैक्शन का फोर्स क्या होगा, कम वर्क करेगा। इसलिए 2p ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होगी, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। तो ये आपका होगा रेडियल वेव फंक्शन। इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूरी ये हम लोग बतला सकते हैं। तो ये आपका रेडियल वेव फंक्शन हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।